हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने एक जनरल आइडिया ले लिया था। उसके बाद हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स को जो है अच्छे से हमने पढ़ लिया था। हमने क्या क्या पढ़ा था इससे पहले हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब आगे हम पढ़ रहे थे फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि एटम्स जो है वो क्या चाहते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करके क्या होगा, वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो हर कोई एटम एलिमेंट वो क्या स्टेबल होना चाहता है ना। तो वो क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। अब हमारा टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। इसमें हम देख रहे थे कि क्या होता है फॉर्मल चार्ज। Polyatomic ion is the net charge is the charge on the ion as a whole and not by particular ion. ठीक है. However, charges can be assigned to individual atoms or ion. These are called formal charges. जब क्या होता है चार्जेस का, होता है इंडिविजुअल एटम और आयंस को क्या किया जाता है, असाइन किए जाते हैं, दिए जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, फॉर्मल चार्ज बोला जाता है। जिसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू वी वी यू, वी माइनस बी माइनस यू। एक इजी फॉर्मूला है। वैसे तो हमारे पास क्या है, चार्ज का यहाँ पर ये दिया है फॉर्मूला है ना, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी, इसे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इससे इजी फॉर्मूला है वो वी बी यू, वी बू है ना, वी माइनस बी माइनस यू। वी यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। तो बी यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड वो फॉर्म कर रहा है। अगला है नंबर ऑफ अनपेयर्ड, यू यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने क्या है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए, जैसे हम बोल रहे हैं ये हमारा एक क्या है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारे पास, इसमें ये ऑक्सीजन को फर्स्ट ऑक्सीजन मान लेते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन हमारा सेकंड ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन है हमारा थर्ड ऑक्सीजन, और देखिए हमारा कार्बन। अगर हम बोले हमें इन सब में क्या निकालना है, अलग अलग इंडिविजुअल चार्जेस निकालना है, सबके अपने अपने सबके क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए ऑक्सीजन 1 पे देखिए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 लोन पेयर्स हैं, एक बॉन्ड पेयर है। यहाँ पर कितने हमारे 1 2 3, यानी कि 3 लोन पेयर्स हैं इस बार सेकंड थर्ड ऑक्सीजन में, और एक लोन पेयर है। यहाँ पर हम एक बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक बॉन्ड पेयर है और दो क्या है, दो बॉन्ड पेयर है और एक क्या है हमारे पास लोन पेयर है। और कार्बन के पास चारों ही क्या है हमारे बॉन्ड पेयर्स है। ठीक है, चलिए निकालते, चलिए पहले कार्बन पे क्या चार्ज है। वैसे हमें दिख रहा है कि कार्बन पे यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं, नहीं है ना। इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए कार्बन का चार्ज निकालते हैं। कार्बन का चार्ज निकाल रहे हैं, वी माइनस यू बी माइनस यू, वी बी यू यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अच्छा, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, हमको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। माइनस बोल रहा है नंबर ऑफ बॉन्ड, अब कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स है। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 0, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करें, 4 माइनस 4 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि R1 पे हमारा क्या चार्ज है, 0 चार्ज है, कोई चार्ज है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब ऑक्सीजन फर्स्ट पे चार्ज निकालते हैं। कौन किस में निकालते हैं, ऑक्सीजन फर्स्ट, जो हमारी फर्स्ट ऑक्सीजन है उसमें चार्ज निकालते हैं। चलिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के, हमारे जो होते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमको पता है ना। ऑक्सीजन फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली में जो भी आते हैं OS, ठीक है, जितने भी हमारे ऑक्सीजन फैमिली के होते हैं ऑक्सीजन फैमिली की, ये जितने भी हमारे क्या होते हैं ऑक्सीजन फैमिली के होते हैं, सबके कितने होते हैं, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, चलिए 6 माइनस कह रहा है बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं इस ऑक्सीजन में, 1, एक ही बॉन्ड है 1, माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, है 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या चार्ज आ गया, -1। इतना समझ में आया। फर्स्ट ऑक्सीजन में चार्ज कितना है, एक माइनस चार्ज है यहाँ पे, 1 माइनस चार्ज है। ठीक है, अगला सेकंड ऑक्सीजन का निकालें। चलिए यहाँ पर निकालते हैं।
चलिए सेकंड ऑक्सीजन का निकालते हैं, इसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीजन 2। चलिए सेकंड ऑक्सीजन में भी क्या है, वैलेंस शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, माइनस बी यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, सेकंड ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स बना रहा है 2, माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 और 1 दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 माइनस 2 2, यानी कि इसमें क्या था हमारा 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4। यहाँ पर ये ऑक्सीजन को देख रहे हैं ना, है ना, 2 तो इसने क्या बनाया बॉन्ड बनाए, अब कितने बचेंगे, यानी कि इसके ऑक्टेट में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा जब इसके क्या है, यानी कि 2 इसमें क्या है लोन पेयर्स है, 2 लोन पेयर्स यानी कि कितने 2, यानी कि अनबॉन्डेड यानी कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो इलेक्ट्रॉन कितने इसके 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है इसके जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं इनको, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका चार्ज भी कितना आ गया 0, इस वाले ऑक्सीजन का चार्ज भी कितना है 0, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन थर्ड का निकालते हैं, चलिए ऑक्सीजन थर्ड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, माइनस बॉन्ड्स कितने, नंबर ऑफ बॉन्ड्स है 1, माइनस 6 हमारे क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है हमारे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 है, एक यहाँ पे 7 और एक ये 8, ये कार्बन क्या कर रहा है इसको अपने बॉन्ड दे रहा है ना, अब अपने क्या इलेक्ट्रॉन्स इसको दे रहा है, ठीक है, तो कार्बन और यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक ही पेयर को क्या कर रहे हैं दोनों शेयर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसका चार्ज कितना हुआ, ये क्वेश्चन हमारे शायद एनसीईआरटी में है, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, कितना हो गया इसमें चार्ज कितना आ रहा है -1, कैंसिल, -1 आ रहा है इसका चार्ज, आ रहा है -1, देखिए कैसे कैसे आ रहा है -1, इतना समझ में आया। चलिए क्या किया हमने कि जितने भी क्या है उनके नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, उसके बाद जितने भी उनके क्या है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं और जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्ड्स और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जितने भी, ठीक है। चलिए इतना वैसे ही हमने क्या करेंगे इसमें भी हम वैसे कर रहे हैं जैसे इसमें क्या है ये ऑक्सीजन फर्स्ट, देखिए इसमें जो ये वाला ऑक्सीजन है फर्स्ट वाला ऑक्सीजन, इसका चार्ज हम कैसे निकाल रहे हैं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, माइनस बॉन्ड्स कितने बना रहे हैं वाला ऑक्सीजन 1 2 3 3 बॉन्ड्स बना रहा है, माइनस जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं इसमें 2 हो गए, चार्ज कितना आ रहा है इसमें देखो 5 + 1 यानी कि +1 चार्ज आ रहा है, 1 चार्ज आ रहा है ये हमारा +1 चार्ज आ रहा है यहाँ पर अभी, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है हमारा फॉर्मूला क्या है दूसरा है। अब इस वाले ऑक्सीजन में देखो, इस वाले ऑक्सीजन में देखो 6 हमारे क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस 2 हमारे क्या नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं 2, माइनस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, चार्ज कितना आ गया इसमें 4 2 6 0, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया हमारा चार्ज 0 आ रहा है, यहाँ पर 0 चार्ज। वैसे इस ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर क्या है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं 1, माइनस 2 4 और 2 6, यानी कि 6 हमारे क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसका चार्ज क्या आ रहा है -1, ठीक है, समझ आया फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं किसी भी स्पीशीज में, ठीक है, किसी भी स्पीशीज में हम क्या कैसे निकालेंगे, कोई भी स्पीशीज हमारे पास दी हो उसमें फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले को आप अपनी कॉपी में क्या कर लेंगे नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, Hence we represent O3 along with the formal charges। अच्छा फॉर्मल चार्जेस के उसमें जब हम लिखें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, एक पॉजिटिव था लिख दिया, यहाँ पर 0 चार्ज आ रहा था तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर क्या आ रहा था एक माइनस चार्ज आ रहा था तो माइनस लिख दिया, तो इस तरीके से हम इसको चार्ज के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर्मल चार्ज लगा करके जो हमने निकाला वो लगा करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब जो हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था ऑक्टेट रूल पढ़ा था, ठीक है, अब उसकी क्या है लिमिटेशन है, ऑक्टेट रूल क्या हो गया था बाद में फेल हो गया था, ठीक है, क्यों फेल हुआ था इन लिमिटेशंस की वजह से। अब ये लिमिटेशंस क्या है, ये लिमिटेशंस हमने जब हमने फर्स्ट लेक्चर हम अपना स्टार्ट किया था वहां पर क्या किया था हमने कुछ लिमिटेशंस को क्या कर लिया था थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया था। चलिए अब उनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं।
द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल आयंस, सेंट्रल एटम्स, यानी कि सेंट्रल एटम के इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी थे कहीं पर। जैसे इन सम कोवेलेंट कंपाउंड सेंट्रल एटम हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने पढ़ लिया था कि जहां पर सेंट्रल एटम की क्या है 8 इलेक्ट्रॉन से लेस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ऐसे स्पीसीज को क्या बोला जाता है जहां पर 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो सेंट्रल एटम के पास? उनको बोला जाता है हाइपोवेलेंट, हाइपोवेलेंट स्पीसीज। ठीक है, हाइपोवेलेंट स्पीसीज बोला जाता है। ठीक है, चलिए, जिसके एग्जांपल क्या है LiClHe, क्या BH2 यानी कि BCl3 है हमारा BCl3। अब देखो BCl3 कैसे है, अब इस एग्जांपल को, ये हमारा बोरॉन, बोरॉन में कितने हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं? 3 होते हैं हमारे, 1 2 और 1 3, 3 हमारे क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आ गया हमारा क्लोरीन, क्लोरीन में कितने होते हैं आउटर शेल में, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट, इनका ऑक्टेट कंप्लीट, इनका ऑक्टेट कंप्लीट। अब बोरॉन पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 2 2 2, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होने में से क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो कम है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। इनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्या बोला जाता है? एक तो इन्हें क्या बोलते हैं? हाइपोवैलेंट स्पीसीज बोल सकते हैं, और दूसरा हम इन्हें बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो होती हैं उनमें क्या टेंडेंसी होती है कि वो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी दूसरी से, है ना, एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि वो क्या कहलाए जाते हैं? लुईस एसिड भी बोल सकते हैं हम उन्हें। क्या होते हैं वो? लुईस एसिड। ठीक है, क्या होते हैं? लुईस एसिड, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। क्यों रखते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी? क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, चलिए, जिस तरीके से हमने ये BeCl3 का एग्जाम्पल देख लिया, BeCl3 का एग्जाम्पल, उसी तरह क्या है हमारा BH2 का एग्जाम्पल है। अब देखो हाइड्रोजन तो अपना एक एक ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, लेकिन बेरिलियम, बेरिलियम के पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बना रहा है, डबल ही करेगा अपने इलेक्ट्रॉन, 4 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अभी भी क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना इसके पास। ठीक है, इसीलिए इन स्पीसीज को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, या लुईस एसिड भी बोल सकते हैं, या हम बोलते हैं हाइपोवैलेंट स्पीसीज। आगे हमारे है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और कुछ स्पीसीज क्या थी? कुछ स्पीसीज जो हमने पीछे पढ़ी उसमें क्या था? इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब कुछ ऐसी थी जहां पर क्या था? हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन थे। क्या थे हमारे पास? ऑड इलेक्ट्रॉन थे। जैसे इसके होते हैं 7 और इसके होते हैं 8। टोटल कितने हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना टोटल हमारे पास, इनके 7 इसके 8 इसके 15 इलेक्ट्रॉन। जिस वजह से ये क्यों हो रहे थे? ऑड इलेक्ट्रॉन रह जा रहा था, इनमें रह जा रहा था ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 5, यानी कि 4 5 11 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। बाकी जो हम पीछे जो भी देखें, हम इनमें सब में क्या हो रहा है हमारे? इनमें क्या हो रहा है सब में? जब हम इलेक्ट्रॉन्स टोटल काउंट करेंगे तो क्या आएंगे? हमारे इवन नंबर्स आएंगे। देखो 7 7 7 21 प्लस बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन 22 23 24, यानी कि 24 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के, लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन और इसके 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्लस 3। देखो लिथियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? लिथियम के पास हमारे इतने इलेक्ट्रॉन है 3, और क्लोरीन के पास है हमारे हमारे 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, 18 19 20, यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हो रहे हैं ना हमारे इवन नंबर्स। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं? हमारे ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनको बोला जाता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। दीज आर सर्टेन मॉलिक्यूल व्हिच हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द ऑक्टेट रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द एटम्स। यानी कि जो भी हमारे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है उनके लिए ऑक्टेट रूल क्या होता है? वैलिड नहीं होता है ना, यानी कि वहां पर ऑक्टेट रूल क्या नहीं होता? अप्लाई नहीं होता। जैसे पीछे यहाँ पर हमने अपने हाइपोवैलेंट स्पीसीज देखे, यहाँ पर भी हमारा ऑक्टेट रूल अप्लाई
नहीं होता, क्योंकि ऑक्टेट किसके लिए है, जिसका नाम ही ऑक्टेट है, ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो यहाँ पर नहीं हो पा रहे ना 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑक्टेट रूल वो अप्लाई नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। चलिए, द एक्सटेंडेड ऑक्टेट, एक्सटेंडेड ऑक्टेट का मतलब क्या है, यानी कि इन मेनी कंपाउंड देयर आर मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जहां पर क्या है मोर देन 8 यानी कि 8 से भी ज्यादा क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अराउंड द सेंट्रल एटम, इट इज टर्म्ड एज एक्सपेंडेड ऑक्टेट, और इनको एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोला जाता है। और क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं इनको हाइपरवैलेंट, हाइपरवैलेंट स्पीसीज, क्या बोल सकते हैं हम इन्हें, हाइपरवैलेंट स्पीसीज, यानी कि ये क्या होती है हमारी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, क्या होती है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम PCl5 देखते हैं। चलिए PCl5 है हमारे पास, ठीक है, फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, 1 2 3 4 5, 5 है फॉस्फोरस, क्यों, क्योंकि क्या नाइट्रोजन फैमिली क्या है ना, NPAS, ये सारे क्या है हमारे नाइट्रोजन फैमिली के, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो बाकी सबके भी कितने होंगे, 5 5 5 5 होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ये हो गया। अब इस पहले इलेक्ट्रॉन के साथ इसने Cl के साथ बॉन्ड बनाया, क्योंकि Cl के आउटर शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, उसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो एक फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बना के अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सारे Cl हमारे इसी तरीके से क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। अब फॉस्फोरस के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 तो 4 तो 6 2 8 10, यानी कि टोटल फॉस्फोरस के पास है 10 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्या है 8 से ज्यादा, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी, क्योंकि इसके पास क्या है ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम यहाँ पर देखें SF6, चलो SF6 में देखें तो SF6 में क्या हो रहा है, हमारे S के पास, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारे फ्लोरीन है उनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके आउटर शेल में, क्योंकि वो क्या है हमारा, क्योंकि इनके क्या होते हैं आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का जो हमारा क्या है एटॉमिक नंबर है 9, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, ठीक है, वो आप निकाल लीजिए। आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सल्फर सबके साथ बॉन्ड बनाएगा, सल्फर के इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएंगे, जैसे फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसने पांचों बॉन्ड बना दिया तो इलेक्ट्रॉन डबल हो गए। वैसे ही सल्फर के भी क्या होगा, सल्फर भी सारे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन सल्फर जो है, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 टू 12, यानी कि सल्फर के पास हो जाएंगे टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या है बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। और क्या बोल सकते हैं हम, हाइपरवैलेंट स्पीसीज, क्या बोल सकते हैं, हाइपरवैलेंट स्पीसीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ और क्या क्या ड्रॉबैक्स थे जो हमारी ऑक्टेट थ्योरी थी, उसके और क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। आप ऑक्टेट थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में क्या आते हैं, उसके लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स क्या आते हैं, लिखने के लिए आते हैं, ठीक है, कि क्यों ऑक्टेट थ्योरी फेल हुई थी, क्यों हुई थी, क्योंकि हाइपरवैलेंट स्पीसीज के बारे में नहीं बता पाई थी, ऑड इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनके बारे में नहीं बता पाई थी, हाइपरवैलेंट स्पीसीज के बारे में नहीं बता पाई थी, है ना, वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी ना कि इलेक्ट्रॉन क्या है 8 से कम है, फिर भी जो हमारा वो बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद जो हमारी क्या थी, जो हमारी हाइपरवैलेंट स्पीसीज थी, जहां पर क्या था, एक्सटेंडेड ऑक्टेट था, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, वहां पर भी उसको क्या कर नहीं पाया, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और ऑड इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वहां पर भी ऑक्टेट जो रूल था वो क्या होता है, अप्लाई नहीं हो रहा था। कुछ और ड्रॉबैक्स अभी उसके देख लेते हैं, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है उनको विद एग्जांपल्स, ठीक है। चलिए, सम नोबल गैसेस also combine with oxygen and fluorine to form a number of compound like XpF2, XeOH2, है ना, यानी कि जो हमारी नोबल गैसेस थी, और स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ लिया था, जो नोबल गैसेस हैं वो क्या करती हैं, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, क्यों नहीं बनाती, क्योंकि क्या होती हैं वो तो स्टेबल होती हैं, जब कोई स्टेबल हो तो वो क्यों बॉन्ड बनाएगा, स्टेबल होने के बाद वो बॉन्ड क्यों बनाना चाहेगा। लेकिन देखा गया कि XE जो हमारा नोबल गैस है ना, जेनॉन हमारा नोबल गैस है, वो क्या कर रहा है, बना रहा है बॉन्ड F के साथ, F2 के साथ, OF2 के साथ क्या कर रहा है,
बॉन्ड बना रहा है, तो इसी चीज को भी क्या नहीं कर पाए, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। सम नोबल गैसेज आल्सो कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन टू फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, यानी कि वो भी नंबर ऑफ कंपाउंड बना रहे हैं, तो उस चीज को भी ऑक्सीजन फ्लोरीन में क्या नहीं कर पाए, वो नहीं बता पाए। द थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। फिर आगे वो मॉलिक्यूल के शेप के बारे में भी नहीं बता पाए। ठीक है, इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी, यानी कि वो शेप, एनर्जी और स्टेबिलिटी के बारे में भी क्या नहीं कर पाए, कुछ आगे बता नहीं पाए। ठीक है, इसलिए वो क्या हो गई, थ्योरी फेल हो गई। ठीक है, अभी लेकिन फिर भी क्या है, वो इम्पोर्टेंट है, वो हमें पढ़नी है। ठीक है, चलिए आगे हमारी बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ क्या होती है भाई, बॉन्ड लेंथ it is defined as the equilibrium distance between the center of the nuclei of the two bonded atom. It is expressed in the terms of A. Experimentally, it can be defined by X-ray diffraction or electron diffraction method. यानी कि experimentally तो ये X-ray diffraction और electron diffraction method से बताई जाती है। अब जैसे हमारे पास दो एटम है, एक Cl है, एक Cl है। ठीक है, तो आपस में जब ये दोनों क्या होंगे, कंबाइन होंगे। क्या होंगे जब ये दोनों Cl एटम क्या होंगे, आपस में कंबाइन होंगे, तो इसके और इसके न्यूक्लियस के बीच से जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी उनकी रेडियस होगी। क्या होगी, रेडियस। वही क्या होगी उनकी, उसको हम उसका डायमीटर बोल सकते हैं कि रेडियस। वही उनके बीच की रेडियस होगी, वही उनके बीच की डिस्टेंस होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो किसी में बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, किसी में बॉन्ड लेंथ कम होती है। हम अपने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अलग अलग टाइप की जो रेडियसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। मेटेलिक है ना, होती है मेटेलिक रेडियस, वेंडरवॉल रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस। तो ये हम अपने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आप वहीं से क्या कर लीजिए, इसको तो रिवाइज कर लेना। ठीक है, इसको वहां से रिवाइज कर लेना। बाकी कोई भी जो दो एटम है, जब वो क्या है आपस में किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से या किसी भी फोर्स से क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनके न्यूक्लियाई से जो डिस्टेंस जाएगी वही क्या होगी, हमारी बॉन्ड लेंथ होगी। ठीक है, क्या होगी, वही हमारी बॉन्ड लेंथ होगी। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली से एक्सरे डिफ्रैक्शन या जो भी हमारा क्या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड है, उस मेथड से क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता है। ठीक है, डिफाइन किया जाता है। चलिए, अच्छा, जितना ज्यादा एटम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, उतनी ही क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी, है ना। जैसे हम देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, जब नीचे की तरफ जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो हमारा साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। यानी कि दो फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड लेंथ इतनी होगी, क्लोरीन के बीच में इतनी होगी, ब्रोमीन के बीच में थोड़ा और ज्यादा हो गया, और आयोडीन क्या होता है, काफी बड़ा होता है साइज में, इस तरीके से नहीं, काफी बड़ा होता है साइज में, तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि यानी कि यानी कि हम ये कह सकते हैं कि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, है ना। साइज ऑफ एटम, यानी कि एटम का जो भी साइज होगा, बॉन्ड लेंथ उसके प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि जितना बड़ा एटम होगा उतनी उसकी बॉन्ड लेंथ होगी। अच्छा, जितनी बॉन्ड लेंथ होगी, जितनी क्या होगी, जितनी बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही कम क्या होगी, उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, है ना। अच्छा, बॉन्ड लेंथ को हम शॉर्ट में BL लिख रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड लेंथ को शॉर्ट में BL लिखा जा रहा है। अच्छा, जितनी ही बॉन्ड की लेंथ होगी, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, उतनी ही उसकी कम क्या होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। कैसे, अगर कोई इतनी बड़ी पेंसिल होगी, है ना, इतनी बड़ी पेंसिल होगी, ठीक है, इतनी बड़ी पेंसिल है, उसको हम बॉन्ड लेंथ मान लेते हैं, इतनी बड़ी पेंसिल को। ठीक है, अगर हम उसे तोड़ेंगे तो वो इजीली टूट जाएगी, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कम है। कोई इतनी सी पेंसिल होगी, सबसे छोटी पेंसिल, इतनी सी पेंसिल, ठीक है, उसको अगर हम तोड़ना चाहे तो वो भी क्या होगा, उसको तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। यानी कि जितनी लंबी बॉन्ड लेंथ उतनी कम बॉन्ड स्ट्रेंथ, और जितनी ही छोटी बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। समझ गए आप इस बात को। जैसे कि पेंसिल वाला एग्जांपल हम याद रख सकते हैं कि जितनी लंबी पेंसिल उतनी इजीली टूट जाएगी, यानी कि स्ट्रेंथ कम, और जितनी छोटी पेंसिल उतने ही क्या होगा, जितनी छोटी पेंसिल उतना ही क्या होगा, वो इजीली नहीं टूट पाएगी। ठीक है, यानी कि जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम बॉन्ड स्ट्रेंथ, और जितनी कम बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है,
इसे हमें याद कर लेना है, ठीक है। यानी कि जो हमारा साइज है इसमें दो चीजें हैं, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यानी कि जितना ज्यादा साइज होगा, यानी कि जितना ज्यादा साइज होगा, यानी कि जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है। इसको हमने किस तरीके से देखा, इसको हमने इस तरीके से देखा ना, जैसे फ्लोरीन और हम आयोडीन की बात करें तो फ्लोरीन बहुत छोटा होता है, तो हम फ्लोरीन का अगर कोई मॉलिक्यूल ले F2, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, बहुत ही छोटी होगी। जबकि जो आयोडीन मॉलिक्यूल अगर हम ले अगर हम ले तो आयोडीन का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा साइज होता है, तो उनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। जितना ज्यादा साइज उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, समझ गए बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ तो हमको पता है ना कि दो जो हमारे मॉलिक्यूल है उनके क्या, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई, यानी कि जो उनके न्यूक्लियाई का जो सेंटर है वहां से जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोल रहे हैं हम, बॉन्ड लेंथ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, उसी को बॉन्ड लेंथ बोला जा रहा है, हम बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए बाकी समझ आया कि साइज इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज। चलिए इतना समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है, क्या होता है बॉन्ड एंगल, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इट हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग द शेप, इससे हम शेप डिटरमाइन कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिग्री, डिग्री में एक्सप्रेस होता है, मिनट और सेकंड में भी एक्सप्रेस होता है, सिर्फ डिग्री 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 मिनट और सेकंड, ठीक है। बॉन्ड एंगल कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले ये बोल रहा है लाइंस के बीच में जो एंगल है इसमें क्या हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए इसको इस तरीके से देखिए, बॉन्ड्स के हम जैसे अगर हम बोले H2O, H2O, चलिए तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, ठीक है। अब क्या रहा है, दो H है ना, किससे जुड़े हैं, हाइड्रोजन के पास तो क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या इससे बॉन्ड बना रहा है। यहाँ हाइड्रोजन के पास भी क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी हाइड्रोजन के पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये इससे बॉन्ड बना रहा है। चलिए देखते हैं, इस तरीके से बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब ये कह रहा है इनके बीच का जो एंगल होता है उसी को तो हम बॉन्ड एंगल बोलेंगे, है ना। जो ये बॉन्ड्स है ना, ये बॉन्ड्स, इनके बीच के ये जो एंगल है इसी को क्या बोलेंगे हम, बॉन्ड एंगल बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, इसी को हम बॉन्ड एंगल बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल। अब जैसे हमें पता है ये हमारा हाइड्रोजन है यहाँ पर लगा हुआ है, बाकी ये दो क्या है, लोन पेयर्स हैं, तो ये इस तरीके से रहती हैं इस शेप में, है ना, इस बलून के अंदर ऐसे हम बनाते हैं, जब हम लोन पेयर्स बनाते हैं तो बलून वाला शेप बनाते हैं, तो इसमें क्या रहती है, ये इसके अंदर रहती है, ठीक है। और ये जो इनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है बॉन्ड्स के बीच में, किसके बीच में, सिर्फ बॉन्ड्स के बीच में, इसके और इसके बीच की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, किसकी बात हो रही है, सिर्फ बॉन्ड्स के बीच की बात हो रही है। तो इसके बीच में 104.5 डिग्री का एंगल बनता है, क्या बनता है, 104.5 डिग्री का एंगल बनता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड एंगल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, बॉन्ड एंगल बोल रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। इसका शेप कैसा दिख रहा है हमें, कैसा दिख रहा है इसका शेप, अगर हम देखें तो इसका कुछ बेंट शेप दिख रहा है, नीचे को बेंट है, ऊपर को क्या है, दो लोन पेयर्स हैं, है ना, दो लोन पेयर्स। अच्छा लोन पेयर्स इतने पास पास नहीं रहती, लोन पेयर्स के बीच में क्या होता है, रिपल्शन बहुत हाई होता है, लोन पेयर्स के बीच में क्या होता है, रिपल्शन बहुत ही ज्यादा हाई होता है, इसलिए वो हमेशा एक दूसरे से दूर को रहते हैं, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया कि बॉन्ड एंगल किसे कहा जाता है, बॉन्ड के बीच का जो एंगल है वो हमारा क्या हो जाएगा,
बॉन्ड एंगल, जिससे हम क्या कर सकते हैं, शेप डिटरमाइन कर सकते हैं। हो रही है इसकी शेप डिटरमाइन, हो रही है इसकी शेप डिटरमाइन, बिल्कुल शेप डिटरमाइन हो रही है। चलिए चलिए जैसे हम दूसरा एग्जांपल ले, जैसे हम कहें CH4, CH4 H H H, ठीक है। तो इनके बीच का जो एंगल है, सबके बीच का जो एंगल है, अभी तो अब यहाँ पर क्या डायग्राम अच्छे से बन नहीं रहा, CH4 इस तरीके से, लेकिन जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या बनता है, ये थोड़ा अलग बनता है। क्या बनता है, अलग बनता है। किस तरीके से बनता है, जब हम देखते हैं इसका साइज, तो इसका साइज किस तरीके से होता है, इसका साइज होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है इसका साइज, टेट्राहेड्रल। इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री। ठीक है, कितना होता है उनके बीच का एंगल, 109.5 डिग्री। टेट्राहेड्रल के बीच का एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल यानी कि बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होता है उसको हम डिफाइन करते हैं बॉन्ड एंगल। ठीक है, और ये किस चीज में यूज होता है, हमें शेप्स डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए बाकी अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड एंथैल्पी, इसे हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसे पढ़िए, इसे कीजिए, बाकी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।